इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके सिंह और जैसा कि जानते हैं कि 12th का एग्जाम है बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए, खास करके बिहार के वो छात्र जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए हम स्पेशली वीडियो बना रहे हैं जो वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। जैसा कि आप लोग कॉमेंट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा तो हम आपको बता दें कि एग्जाम से पहले आपके पूरे 16 जो चैप्टर है बायोलॉजी के, उसके सारे वीडियो आप तक उपलब्ध होंगे और बिल्कुल आप इस वीडियो से ही आप पढ़कर एग्जाम दे सकते हैं। याद करने का झंझट नहीं रखें, केवल आप टॉपिक को समझें और टॉपिक जितने भी समझते हैं उसको कोशिश करें कि अपनी भाषा में लिखें। जो चीज़ समझें उसको अपनी भाषा में लिखें। मूड कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको लिखना जरूरी है क्योंकि आप जो समझेंगे उसी को लिखेंगे। रटा हुआ बात कभी नहीं आपको याद करना है। रटे हुए बात को याद करिएगा। एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन भूलिएगा, उसके साथ साथ सारे क्वेश्चन बोल सकते हैं, इसलिए रटने की समस्या नहीं हो, एक बात। दूसरी बात, जो भी प्रश्न आपको समझाते हैं तत्क्षण उसी समय आपको लिखने की जरूरत है, आप उसको लिखें। और इसके अलावा जो भी आप पीछे का अगर वीडियो नहीं देखे हुए हैं, इससे पीछे हमने 14 शॉर्ट्स वीडियो को दे चुके हैं, तो उसको आप देख लेंगे। और आज हम लोग चैप्टर 9 से शुरुआत कर रहे हैं। कल चैप्टर 8, इससे पहले वाले वीडियो में चैप्टर 8 था, आज चैप्टर 9 है और इस तरह से 9 के बाद बचा हुआ 7 चैप्टर रह जाएगा, जिसको हम जल्दी ही आपको रिकवर करा देते हैं। 1 से 2-3 दिन के अंदर आपका रिकवर हो जाएगा सारा का सारा, आप उसको लर्न कर सकते हैं और बिल्कुल 4 घंटे के अंदर आपकी पूरी बायोलॉजी समाप्त होगा। तो अगर कहीं भी कुछ भी नई तैयारी की हुई है, आप सुनने हैं, तो आपको यह बिल्कुल आपको बेहतर मिलेगा। बायोलॉजी एक्सीसी दे सकता है, ऐसा संभावना। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में। बायो का मतलब होता है लाइफ और फोर्टिफिकेशन मतलब होता है रूपांतरण, अर्थात ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी फसल को या किसी भी चीज को की नस्ल को तैयार करना, किसी भी चीज को बेहतर बनाने के लिए ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप को ब्रीड कराया जाता है टू प्रोड्यूस वैरायटी विद हायर लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट। हम जानते हैं कि पोषक तत्वों की मात्रा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, फैट है। इस तरह के प्रोटीन की, इस चीजों की मात्रा हर चीज में मौजूद होता है। किसी में जैसे चावल की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट की बात होगी, जब दाल की बात करेंगे तो प्रोटीन की बात होगी, सब्जी की बात करेंगे तो विटामिन की बात होगी, ऑयल की बात करेंगे तो तेल की बात होगी। तो कहने का मतलब ये फैट की बात होगी। तो कहने का मतलब हर चीज में किसी न किसी न्यूट्रिएंट की मात्रा होती है। तो बायोफोर्टिफिकेशन के माध्यम से किसी भी प्लांट की वैरायटी को या किसी भी तरह की वैरायटी को हायर लेवल पे हम लोग तैयार कर सकते हैं, हायर लेवल को हम लोग बना सकते हैं। उसमें न्यूट्रिएंट, हायर लेवल की न्यूट्रिएंट को तैयार कर सकते हैं, जिसमें विटामिन की मात्रा हो सकती है, जिसमें मिनरल की मात्रा हो सकती है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा हो सकती है और बहुत सारे फैट हो सकते हैं। तो अगर हम सपोज करें कि अगर हम 1 kg तेल लेते हैं और तेल में हमको प्रोडक्शन करना है कि हम मान लीजिए 1 किलो तेल में 200 ग्राम तेल निकल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस 1 kg तेल के अंदर 300 ग्राम तेल निकले और अच्छी क्वालिटी की हो, तो आपको बायोफोर्टिफिकेशन के माध्यम से उसकी गुणवत्ता को या उसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। अर्थात बायोफोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया विटामिन, मिनरल और साथ ही साथ प्रोटीन के अलावा जितने भी चीजें होते हैं उसके लिए ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। तो बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिस मेथड का प्रयोग खास करके क्रॉप्स के लिए किया जाता है, फसल के लिए किया जाता है, अलग अलग तरह के वैरायटी के प्लांट के लिए किया जा सकते हैं, जिसमें मेन मकसद होता है न्यूट्रिएंट लेवल को बढ़ाना। न्यूट्रिएंट लेवल में कुछ भी लेवल हो सकता है जिसको हम लोग आप बढ़ा सकते हैं। जैसे सपोज करें कि एक गरीब आदमी जिसकी आर्थिक आमदनी 200 रुपए की है, तो वो मान लीजिए 50 रुपए की चावल खरीदता है। और अंबानी है जिसके पास जो इनकम है वो करोड़ों में है, अरबों में है, तो उसकी जो खाने का स्तर होगा, वो जो चावल खरीदेगा हो सकता है कि वो 1000 रुपये का होगा। तो दोनों में अंतर क्या है कि इसमें जो न्यूट्रिएंट की मात्रा मिलेगा और इसमें जो न्यूट्रिएंट की मात्रा मिलेगा, दोनों में फर्क होगा। क्योंकि ये 50 रुपए वाला है तो उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा उसी तरह की मिलेगा, और ये 1000 रुपए वाला है मतलब उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा बेहतर होगा। ऐसा
तरीके से तैयार किए जाने वाला जो प्रक्रिया है ये बायोफोर्टिफिकेशन है। और आज समय वही है कि बायोफोर्टिफिकेशन के माध्यम से किसी भी चीजों को तैयार कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया बायोफोर्टिफिकेशन। चलिए आप लोग बात करते हैं टिश्यू कल्चर के बारे में। टिश्यू कल्चर, टिश्यू मतलब हो गया ऊतक और कल्चर मतलब हो गया तकनीक। रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल्स और टिश्यू। जब हम किसी भी प्लांट को सेल या टिश्यू के आधार पर या ऑर्गन के बेसिस पर हम लोग रीजनरेट करने का काम करते हैं ऑन सुटेबल साइंटिफिक मीडियम। मान लीजिए कि कोई सेल है, उसमें उतनी ऊर्जा नहीं है, लेकिन अब अगर हम चारों तरफ से बेहतर न्यूट्रिएंट देकर जो जरूरत है, जिस विटामिन की जरूरत है, जिस मिनरल की जरूरत है, वो विटामिन, वो मिनरल या वो चीजों को देकर जब हम तैयार करते हैं किसी भी सेल को या किसी भी ऊतक को या किसी भी अंग को एक सुटेबल साइंटिफिक माध्यम में, तो इस या वो हो सकता है कि वो विट्रो हो, ट्यूब के अंदर हो, तो ऐसे टेक्निक को हम लोग टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको हम लोग ऊतक संवर्धन के नाम से जानते हैं। ऊतक संवर्धन में मुख्य रूप से हम टिश्यू को न्यूट्रिएंट माध्यम में रखकर तैयार करते हैं। अर्थात मान लीजिए कि एक गरीब बच्चा, जिसको सपोज करें कि जिसकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उस बच्चे को दाल का पानी या किसी इस तरह के नॉर्मल चीज खिलाकर बेहतर किया जा रहा है, और कोई ऐसा बच्चा जिसके अंदर काफी पैसा वाला है, तो उसमें हम अच्छा न्यूट्रिएंट देकर उसको पाल रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि जिसको अच्छा न्यूट्रिएंट देकर पाल रहे हैं वो उसकी विकास और वृद्धि अच्छी होगी, और जिसको न्यूट्रिएंट देकर कम पालेंगे वो विकास और वृद्धि अच्छी नहीं होगी। तो टिश्यू कल्चर में भी आपको एक सूटेबल साइंटिफिक मीडियम में आपको तैयार किया जाता है ताकि वह बेहतर टिश्यू और बेहतर बिहेवियर कर सके। अब बात करते हैं फंगल डिजीज के बारे में। कुछ बीमारी है जिसमें अलग अलग डिजीज होते हैं और अलग अलग डिजीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात करेंगे। प्लांट के अंदर कुछ बैक्टीरियल जीवाणु की वजह से होने वाली बीमारी है, जैसे ब्लैक रॉट ऑफ कुर्सीफर, सिट्रस कैंकर, जितने भी खट्टा होता है, नींबू हो गया, गागर नीम हो गया, उसमें खास करके कई बार होता है कि उसमें से फल अपने आप टूट टूट कर गिरने लगते हैं। ब्लाइट ऑफ राइस। तो जितने भी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं ये बैक्टीरियल डिजीज में आता है और ये खास करके बैक्टीरियल डिजीज की वजह से ये प्रभावित करता है। अब बात करते हैं वायरल डिजीज के बारे में, विषाणु से प्रभावित होने वाली बीमारी के बारे में। विषाणु से जो प्रभावित है, जैसे टोबैको मोजैक डिजीज की बात करेंगे। टोबैको मोजैक डिजीज जो होता है खास करके खैनी में होने वाली बीमारी है टोबैको, और मोजैक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसका नाम टोबैको मोजैक पड़ता है। तो सबसे शुरुआती टाइम में सबसे पहले वायरल डिजीज का जो पता लगा था तो यह टोबैको मोजैक है, जिसको हम लोग टीएमवी के नाम से भी जानते हैं, टोबैको मोजैक और वी से वायरस। तो वायरल डिजीज में टोबैको मोजैक डिजीज आता है, टर्निप मोजैक। इस तरह से अलग अलग तरह के डिजीज है जो खास करके वायरल और बैक्टीरियल की वजह से होता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आ सकते हैं। अब बात करते हैं फंगल डिजीज के बारे में। फंगल मतलब होता है फफूंदी। फफूंदी की वजह से जो बीमारी होती है, जैसे गेहूं में होता है, कई बार काला काना होने लगता है, तो रस्ट ऑफ व्हीट हो गया। फसल लगा हुआ है, बारिश होना शुरू हो गया, उसी टाइम में नमी की वजह से फंगल डिजीज होता है। रेड रॉट ईख में लाल सड़न रोग होता है, जिसमें क्या जब ईख छीलिएगा तो कहीं कहीं लाल आपको नजर आता है, वो भी फंगल डिजीज होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू में कभी कभी हरा आप देखते होइएगा जो बहुत मतलब ज्यादा सींचता नहीं है कई बार आपको, तो इस तरह के डिजीज जो होता है वो फंगल की वजह से होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के प्रश्न बन सकते हैं, अर्थात इसको आप देख लेंगे। अब बात करते हैं एपीकल्चर का। एपीकल्चर क्या है? हम जानते हैं कि अभी का जो समय है उसमें हम लोगों को प्रोडक्शन करना होता है, उसमें हर लोग किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं। तो एपीकल्चर भी एक व्यवसाय की तरह है जिसमें हम लोग मधुमक्खी को पालते हैं। ध्यान रखने वाली बात यही है कि मधुमक्खी वही है जिसकी वजह से दुनिया में आज आपको कोई भी फसल आपको मिल पाता है, क्योंकि 95% मधुमक्खी की वजह से परागन का काम होता है, अर्थात फ्यूजन होता है। मतलब कोई भी प्लांट के अंदर अगर फूल है और मेल गैमेट फीमेल गैमेट का संयुग्मन नहीं होगा तो सीड नहीं बन सकता है। तो एपीकल्चर एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम लोग मेन हमारा मकसद होता है हनी, मेन मकसद होता है वैक्स, मोम, इन चीजों का प्रोडक्शन करते हैं जिसमें हम लोग छाता का देख रेख करते हैं। अब
शहर में भी कई तरह की नस्ल है, मुख्य रूप से 3 नस्ल माना जाता है। देहाती नस्ल को आप पाल नहीं सकते हैं और आप आर्टिफिशियल तरीके से पालने का कोशिश करेंगे तो आपको ब्रीड के साथ साथ एक पीसी कल्चर के लिए एपी कल्चर के लिए बॉक्स मिलता है जिसमें आप हनी बी को अच्छा तरीके से पाल सकते हैं। तो हनी बी के पालने से आपको फायदा क्या होगा कि शहद और मोम की प्राप्ति हो सकती है। तो एपी कल्चर एक इंडस्ट्री है। पीसी कल्चर की बात करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग मछली को पालते हैं, ठीक है। सेरी कल्चर की बात करेंगे तो उसमें हम लोग रेशम को पालने का काम करते हैं, रेशम कीट कोकून को पालने का काम करते हैं। लैग कल्चर की बात करेंगे जिससे लहठी चूड़ी से बनता है, तो लैग कल्चर में लाह का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये सारे कल्चर है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एपी कल्चर में हम यहाँ पर हाइट लिखा हुआ है तो यहाँ पर हाइट नहीं होकर आप यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ फिश कर सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ फिश फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिश मीट, इस तरह से कर सकते हैं। लैग कल्चर हो गया, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। याद रखेंगे कि पीसी कल्चर में किसको पाला जाता है, सेरी कल्चर में किसको पालते हैं और लैग कल्चर में किसको पालते हैं। अब बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल मतलब हो गया जानवर और हस्बेंड्री मतलब हो गया पालना। कोई भी हम जब जानते हैं कि खेती एक अच्छा प्रैक्टिस है, खेती में हम लोग मछली पालना भी आता है, खेती करना भी आता है, या एपी कल्चर भी, जो भी इंडस्ट्री है। तो एनिमल हस्बेंड्री एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होता है, खेती प्रैक्टिस होता है जिसमें ब्रीडिंग, अच्छे ब्रीड को हम चुन कर लाते हैं और उसको उसके स्टॉक को बढ़ाने का काम करते हैं जो आदमी के लिए यूजफुल होता है। दुनिया में जितने भी आज भारत कृषि प्रधान देश है जिसमें से लगभग 62% जो इसका जीडीपी है वह खास करके एनिमल हस्बेंड्री से आता है। और एनिमल हस्बेंड्री जो होता है एक अच्छा मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग जानवरों को पालते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई जानवर के अलावा हम खेती करते हैं, उसके अलावा मछली पालन करते हैं, रेशम की, तो ये सारे चीज जो है वह एनिमल हस्बेंड्री का एक अच्छा सोर्स माना जा सकता है। एनिमल हस्बेंड्री के लिए आदमी जो कुछ भी जानवरों को पालना, खेती करना, जो कुछ भी कर सकता है वो सारा का सारा पशुपालन के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। सिंगल सेल प्रोटीन, एससीपी का मतलब होता है सिंगल सेल प्रोटीन, इसको हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। माइक्रोब्स मतलब होता है सूक्ष्म जीव जो हमारे नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता है। आर ग्रोन ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल, औद्योगिक स्तर पे हम माइक्रोब को ग्रो कराते हैं। एंड प्रोसेस्ड ए यूज न्यूट्रिएंट रिच फूड, और एक अच्छा न्यूट्रिएंट रिच फूड को जिसमें पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा हो ऐसे चीजों को तैयार करते हैं। जिसमें अभी मार्केट में देखते हैं कि स्पिरुलिना आता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट की मात्रा ग्रो किया गया होता है। ये स्पिरुलिना को तैयार करने के लिए आप माइक्रोब का सहारा लेते हैं और उस माइक्रोब को एक अच्छा न्यूट्रिएंट माध्यम में डालकर प्रोसीड कराते हैं और एक अच्छा एनर्जी से भरपूर चीज को निर्माण करते हैं जिसमें एक बेहतर एग्जांपल स्पिरुलिना है। इसके अलावा आप किसी भी चीज को तैयार कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं पोल्ट्री। पोल्ट्री के बारे में बात करते हैं। पोल्ट्री क्या है? पोल्ट्री होता है, पोल्ट्री के बारे में जब बात करते हैं, पोल्ट्री मतलब होता है डोमेस्टिकेटेड फॉल। फॉल मतलब होता है बर्ड। जब हम चिड़िया को मीट के उद्देश्य से या एग के उद्देश्य से पालने का काम करता है तो उसको पोल्ट्री कहते हैं। इसका मेन मकसद होता है कि फूड और अंडा की प्राप्ति करने के लिए पोल्ट्री करते हैं। क्योंकि देश की आबादी बढ़ रही है तो आबादी के हिसाब से भोजन का प्रोडक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि सबको एनर्जी नहीं पहुंच सकता है। तो ऐसे कंडीशन में पोल्ट्री एक अच्छा सोर्स माना जा सकता है जिसमें हम लोग मुर्गा पालन कर सकते हैं, बत्तख पालन हो गया, हांस पालन हो गया, अलग अलग तरह चीजों को पालते हैं जिसका मेन उद्देश्य फूड और मीट के साथ साथ आप एक प्राप्त करना होता है। अब आता है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है द मेंटेनेंस ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड। जब एक ही तरह के स्पीशीज, मान लीजिए कि भारत का कोई नस्ल है और भारत के ही नस्ल के बीच में क्रॉस करा के, ब्रीड करा के हम अच्छे तरीके से प्रोडक्शन करते हैं, तो एक ही तरह के ब्रीड को सेम कंटेंट के साथ जो किया जाता है उसको इनब्रीडिंग कहते हैं। जबकि आउटब्रीडिंग क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल विद इन द सेम ब्रीड बट हैव इज नो कॉमन। अब मान लीजिए कि एक यहाँ का प्रजाति है और एक बाहर का प्रजाति कहीं दूसरे जगह का प्रजाति के बीच में जो क्रॉस कराते हैं, ये कुछ अलग होगा, ये कुछ अलग होगा। तो इस दोनों के बीच में जो क्रॉस होगा, सेम ब्रीड तो सेम ही होना चाहिए, ये सेम ही नस्ल होना चाहिए, लेकिन दोनों दो जगह के पले हुए स्पीशीज होंगे और इसके बीच में हम क्रॉस कराते हैं। हो सकता है कि इसके एंसेस्टर हो,
तो उसके में जो क्रॉस कराने का काम करते हैं 4 से 6 जनरेशन तक, ये चीज कहलाता है आउटब्रीडिंग। तब जाके एक नया नस्ल आपको मिलता है, जैसे जर्सी, साहिवाल, मुर्रा, जितने भी तरह के ब्रीड सब है वो आउटब्रीडिंग का ही देन है। अब आता है लास्टली देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि हरित क्रांति वही क्रांति है जिसकी वजह से आज इंडिया में जितने भी फसल है उसकी प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ी है। हरित क्रांति को हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इट इज अ मूवमेंट, यह एक मूवमेंट होता है जिसमें लॉन्च इन 1960, इसको 1960 ईस्वी में लॉन्च किया गया है, जिसका मेन लक्ष्य होता है फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो सबसे पहले जब इंदिरा गांधी का टाइम था, 1960 का टाइम था, उस टाइम में हम लोगों ने इंदिरा गांधी के टाइम में अच्छा क्वालिटी का इंग्लैंड से बीज और उसके मेन्योर सबको लाया गया और प्रोडक्शन किया गया, जो 1960 में 11 मिलियन टन था, जो 2000 ईस्वी में बढ़कर 75 मिलियन टन का प्रोडक्शन कर दिया। बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन के आधार पर व्हाइट रिवॉल्यूशन किया गया, जो दूध के लिए, मिल्क के लिए प्रोडक्शन हुआ, व्हाइट रिवॉल्यूशन। उसी तरह से सिल्वर रिवॉल्यूशन हुआ, उसी तरह से गोल्ड रिवॉल्यूशन हुआ, या इसी को येलो रिवॉल्यूशन कहते हैं, ये आपको ऑयल के लिए हुआ। उसी तरीके से ब्लू रिवॉल्यूशन मछली के लिए हुआ, सिल्वर रिवॉल्यूशन एग के लिए हुआ था, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश के लिए हुआ। तो अलग अलग तरह के रिवॉल्यूशन आते रहे, जिसका मेन लक्ष्य था किसी भी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाना। अब 1960 में जो जीडीपी 35% था, वो 75 में आकर लगभग 62% के करीब में पहुंच गया। अर्थात ये कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से आप लोगों तक, हम लोगों तक एनर्जी पहुंच पाया, क्योंकि देश की आबादी बढ़ी तो आबादी के हिसाब से भोजन का प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए था। तो भोजन के प्रोडक्शन करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारी जो खेत की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बिल्कुल ही समाप्त हो गई। और आज पूरे टोटली आज खाद पर डिपेंडेंट हमारा खेत है। भले हमारे हेल्थ को डाउन कर दिया, हेल्थ को प्रभावित कर दिया, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आने वाले चैप्टर नंबर 10 में हम लोग नए चीजों को देखेंगे। आगे का वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह चैनल अब तक बिहार के लिए बेहतर संभावना दे रहा है, जिसमें आप एक ही वीडियो के अंतर्गत पूरा आप जो है तैयार कर सकते हैं 12th का एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। Okay.